नमस्कार, मैं रविश कुमार। कई बार हादसे सिर्फ नाम, संख्या और मुआवजे की राशि में ही सिमट कर रह जाते हैं और सारी जवाबदेहियां पूरी हो जाती हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जिस महिला की मौत हुई थी, जिसे रेलवे ने बीमार बताया था, उसके परिवार वाले अब भी कह रहे हैं कि महिला बिल्कुल ठीक थी। यह महिला शनिवार को गुजरात से कटिहार के लिए चली थी, लेकिन सोमवार को जब ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची तो गाड़ी में ही इसकी मौत हो गई। आप इसके बच्चे को इसके पार्थिव शरीर के आसपास मंडराते देख रहे हैं। कह सकते हैं कि खेल भी रहा है, क्या पता अपनी मां को जगा रहा हो। इस महिला का नाम अबरीना है। मैंने प्राइम टाइम में गलती की अर्चना कह दिया था, लेकिन आप सोचिए कि इसका नाम अर्चना भी होता तो भी ये ट्रेन उतनी ही देर से आनी थी। और इस रेलगाड़ी में जो 90 घंटे की देरी से कई गाड़ियां चल रही हैं, उनमें मरने वालों के नाम दया भी हैं और अनवर भी हैं और अबरीना भी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये महिला जिंदा होती तो अपने इस घर में ठीक ठाक पहुंच कर रह रही होती। कटिहार के आजम नगर का ये एक गांव है, मारांदगी मिटरोली। अबरीना अपने बच्चे के साथ यहाँ जिंदगी बसर कर रही होती। उसका पति बहुत पहले गुजर चुका था। परिवार वालों का कहना है कि अबरीना को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। उन्होंने मतदाता पहचान पत्र भी दिखाया है कि अबरीना भारत की मतदाता भी थी और एक नागरिक भी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने अबरीना के परिवार को, इसके बच्चे को 5 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया है। आपके बेटी पे आरोप सब लगाया है कि आपके बेटी विक्षिप्त थी मानसिक रूप से। नहीं तो कुछ नहीं थी। हमारा बेटी अगर कोई माथा छीट रहती, कुछ रहती तो हमारा बेटी खटने नहीं जाती मजदूर करने के लिए। बच्चे के लिए वो मजदूर करने गई, बहुत मजबूर थी, वो दुखी बहुत थी। दुखी से गई, बाप माँ उसकी मजबूर बहुत है, यही लिए गई। अच्छा, आपका बेटी ये नहीं बोले कि आपका बेटी मतलब मरने का कारण क्या हुआ? मरने का कारण क्या है? भूखी प्यासे मरे हुए बेटी। जिस दिन गाड़ी में बैठी उस दिन भी बात करे, मम्मी हम घर जा रही हैं, कोई टेंशन नहीं लिए, मैं सही सलामत से गाड़ी में बैठेंगे। अच्छा, क्या पता क्या चला कैसे मरी? कैसे मरी तो पता चला हमारे एक लड़की उसके साथ थी, तब बाद में पता चली डेथ फेल होने का बाद में। क्या बोला, क्या पानी नहीं मिल रहा? पानी उनी कुछ नहीं मिल रहा। मम्मी बहन मेरा पानी का वजह से बहुत तरस रही है, तरस के दम दे। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते हैं कि बच्चा है उसका छोटा है, कैसे उसका देखभाल करें, कैसे पढ़ा लिखा करें, कैसे आदमी बना दे। बाप भी नहीं है? बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, तो उसका हम परवरिश कैसे करें? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से वही चाहते हैं कि वो बच्चा का देखभाल परवरिश कैसे होगा, वो हम मदद चाहते हैं। रेलवे ने पत्रकारों से एक सूचना साझा की है और बताया है कि 1 से 27 मई तक 49 लाख श्रमिकों को 84 लाख खाने के पैकेट दिए गए और 1 करोड़ 25 लाख पानी की बोतलें बांटी गईं। ये संख्या बता रही है कि रेल की यात्रा करने वाले मजदूरों को, श्रमिकों को कई घंटे भूखे प्यासे यात्रा करनी पड़ी होगी। आप सभी तो गणित में टॉपर हैं, मेरी तरह कमजोर नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप हिसाब लगाकर देखें कि 49 लाख श्रमिकों को 84 लाख खाने के पैकेट दिए गए। कम से कम मजदूर नागरिकों को दिन में 2 बार खाने के पैकेट मिलने ही चाहिए। तो इस तरह से 49 लाख मजदूर नागरिकों को 98 लाख खाने के पैकेट मिलने चाहिए। यानी 49 लाख श्रमिकों के बीच 14 लाख खाने के पैकेट कम बांटे गए हैं। मतलब 7 लाख श्रमिकों को 2 वक्त का खाना नहीं मिला होगा। यह ध्यान में रखिए कि कई गाड़ियों ने पहुंचने में 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन लगाए हैं। इस हिसाब से मजदूरों को हर दिन और दोनों वक्त का खाना नहीं मिला होगा।
84 लाख पैकेट के इस हिसाब में नाश्ते की कोई गुंजाइश नहीं। लगता है रेलवे बोर्ड और उसके नीचे के अफसरान नाश्ता नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं ऑफिस जाने से पहले, इसलिए मजदूरों को दिए जाने वाले भोजन में नाश्ते का कोई हिसाब नजर नहीं आता है। अब आते हैं पानी का हिसाब। अब आप देखिए, 1 करोड़ 25 लाख बोतलें बांटी गईं 44 लाख मजदूरों में, और खाना बांटा गया 49 लाख मजदूरों में, यानी 5 लाख मजदूरों को पानी की बोतलें नहीं मिली। जिन मजदूरों को मिली उसके हिसाब से 3 बोतल भी नहीं होता है, जबकि बड़े हिस्से ने 4 से 5 दिनों की यात्रा की है। क्या 3 बोतल से भी कम पानी में कोई मजदूर नागरिक 2, 3 या 4 या 5 दिनों की यात्रा कर सकता है? तो क्या रेलवे खुद ये स्वीकार कर रही है कि ज्यादातर मजदूरों को श्रमिक विशेष में बगैर भोजन और पानी के यात्राएं करनी पड़ी हैं? इन आंकड़ों से उन अव्यवस्थाओं का पता नहीं चलता है जो मजदूर आपको बता रहे थे। इसलिए जब भी डेटा दिया जाए तो सतर्क रहा कीजिए। यदि आप गणित में टॉपर हैं, मजबूत हैं, तो दिमाग लगाया कीजिए और हिसाब किताब किया कीजिए। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,58,000 से अधिक हो चुकी है। इसमें 67,692 से अधिक ठीक भी हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 86,000 से अधिक है। मरने वालों की संख्या 4,531 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 6,566 नए मरीज आए हैं। 22 मई से लगातार 6,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। 18 मई को तालाबंदी 4 शुरू हुई, तब से 5 या 6 दिन ऐसे रहे जब 24 घंटे में आने वाले नए मामलों ने नया रिकॉर्ड बनाया। भारत पिछले 10 दिनों से लगातार 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है। अभी तक भारत में 33,62,136 सैंपल ही टेस्ट हुए हैं। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय हर दिन सुबह सुबह जारी करता है, और मैं अपने कार्यक्रम में इसी आंकड़े को लेता हूं, शाम वाले को नहीं। डेटा की विश्वसनीयता को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। राज्यों में भी सवाल उठ रहे हैं, केंद्र के स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं, और केंद्र भी राज्यों से सवाल कर रहा है। एक चीज पर आजकल काफी जोर दिया जाता है कि रिकवरी रेट काफी ठीक है। क्या यह रिकवरी रेट यानी मरीजों के ठीक होने की दर इसलिए ज्यादा है क्योंकि डिस्चार्ज की नीति में बदलाव किया गया है, और अब कम दिनों में ही कोरोना के संक्रमित मरीजों को छोड़ दिया जा रहा है। तो इस नई नीति के अनुसार कोविड-19 के गंभीर मरीजों का ही डिस्चार्ज से पहले टेस्ट किया जाएगा। बाकी मरीजों को बिना टेस्ट किए छुट्टी दे दी जाएगी। अगर बुखार आने के 3 दिनों में ठीक हो जाए और अगले 4 दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, तो ऐसी सूरत में 10 दिनों के बाद बिना टेस्ट के छुट्टी दी जा सकती है। बुखार 3 दिनों में ना जाए और ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो ऐसे मरीज को लक्षण खत्म होने और 3 दिनों तक लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ना पड़ने पर डिस्चार्ज किया जा सकता है। इनके भी टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी डिस्चार्ज की पॉलिसी में बदलाव किए हैं। उसके बाद भारत ने भी बदलाव किया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या डिस्चार्ज में नीति बदल दिए जाने के कारण ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा लगती है? हमने डॉक्टर मैथ्यू से इसके कारणों को पूछा और जानने का प्रयास किया कि अगर ये सही है तो क्या हम रिकवरी रेट से आश्वस्त हो सकते हैं कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। ये पॉलिसी प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है, लेकिन आदर्श या आइडियल नहीं है। मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल क्यों है।
क्योंकि इन मरीजों को बगैर टेस्टिंग के हम भेजेंगे। जो शिकायत के सिम्टम के बेसिस पे हम समय दे के डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसमें अस्पताल का बिस्तर जल्दी खाली होगा। ये बहुत अहम है, क्योंकि आज की तारीख में हमें बिस्तरों की ज़रूरत है नए संक्रमित लोगों को भर्ती करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर संक्रमित व्यक्ति को सिम्टम्स खत्म हो गए हैं, बगैर टेस्टिंग के हम भेजते हैं, तो हमारा टेस्ट का किट बच जाता है। तो वो टेस्टिंग किट बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें आगे प्रयोग के लिए टेस्टिंग किट हम यूज़ कर सकते हैं नए मरीजों के लिए। तीसरी बहुत अहम चीज़ है कि जो मरीजों को हम घर भेज रहे हैं वो अपने घर वालों के साथ रहेगा। अस्पताल का माहौल बहुत टेंशन वाला माहौल है, तो मरीज जब घर में रहेगा तो वो माहौल अच्छा है। लेकिन ये आइडियल क्यों नहीं है? हालांकि ये क्रिया जो है, ये प्रोसेस जो है, इसकी पुष्टि जो है अमेरिका की अहम पब्लिक हेल्थ संस्था है CDC अटलांटा, उन्होंने भी कहा है कि यह सही है, वो भी अप्रूव्ड है। तो ये सारे तौर पे सही है। लेकिन आइडियल क्यों नहीं है? आइडियल इसलिए नहीं है क्योंकि जो मरीज घर भेजा जा रहा है उसको घर जाके भी क्वारंटाइन में रहना है। अगर क्वारंटाइन में रहना है तो उसको अकेले कमरे में रहना पड़ेगा, उसको खाना अकेला खाना पड़ेगा, शौचालय का प्रयोग करना पड़ेगा, और बाकी सारे जो सामाजिक दूरी, जो शारीरिक दूरी का जो नियम है वो सारे पालन करने पड़ेंगे। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, ये फ़ायदा हुआ कि घर के माहौल में है। लेकिन ये जो शारीरिक दूरी का जो क्वारंटाइन का जो क्रिया है, क्या सभी कर पाएंगे? नहीं। मिडिल क्लास और अपर क्लास तो कर लेगी। जो हमारे झुग्गी झोंपड़ी रहने वाले भाई बहन हैं वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये नीति के साथ साथ ज़रूरी है कि सरकार सामाजिक क्वारंटाइन की फैसिलिटी को इन लोगों तक मुहैया कराएं, ताकि वो लोग जो 7 दिन की क्वारंटाइन भर्ती होने के बाद जाएंगे वो सामाजिक क्वारंटाइन में अलग रह सके, खाना उनके लिए मिल जाए, शौचालय अलग हो और साफ सुथरा माहौल उनके लिए प्रयोग में दिया जाए। क्या इस नीति से हमारी संक्रमण की रिकवरी रेट में कोई फर्क पड़ेगा? मामूली जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि रिकवरी रेट और ज्यादा जल्दी ठीक होगा। लेकिन मेरी राय में इसमें बहुत अधिक फर्क पड़ने की संभावना नहीं है। वो इसलिए, अगर हम देखेंगे आज की तारीख में भारत के आंकड़े, 1,58,000 के करीब मरीज संक्रमित हुए हैं टेस्टों के हिसाब से, और इन 1,58,000 में 67,000 के करीब लोग रिकवर होके गए हैं। यानी कि रिकवरी की संख्या क्या हुई? तकरीबन 43% के लोग ठीक हो गए। अगर विश्व के आंकड़े अगर देखेंगे, 58 लाख के करीब लोग जो है संक्रमित हुए हैं, और उनमें 25 लाख के करीब लोग ठीक हो गए हैं। इनमें रिकवरी रेट क्या होगी? वहां भी 43% के आसपास होगी। तकरीबन बराबर का ही रिकवरी रेट रहेगा। और अगर अब टेस्टिंग पॉलिसी अब थोड़ी सी चेंज कर दी, डिस्चार्ज पॉलिसी थोड़ी सी चेंज कर दी, तो मामूली आंकड़ों में फर्क पड़ेगा। लेकिन जो अहम चीज देखने वाली ये है कि कितने जनों की मौत हुई। इन 1,58,000 में हिंदुस्तान में 4,500 के करीब लोगों की मौत हुई, यानी कि 2.86% लोगों की मृत्यु हुई। 97%, 97 पॉइंट से ऊपर परसेंट जो लोग हैं वो ठीक होके घर जा सकते हैं। तो ये जो आंकड़े 43% क्या बता रही है, और 97% जो होना चाहिए इवेंचुअली, उसका क्या मतलब हुआ कि वो 43% इसलिए है कि आपने पुराने मरीज और नए मरीज सारे मिला के 43% बता दिए। और अगर नया कोई संक्रमण नहीं होता और उनको देखते रहेंगे उनके पूरे रिकवरी तक, हम पाएंगे कि 97 से अधिक लोग ठीक होके जाएंगे। तो जो सरकारें जो वाहवाही इकट्ठी कर रही है ये कह के कि हमारी जो है रिकवरी रेट 43% है, उसमें इतनी बड़ी वाहवाही की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं जो केयर कर रही हैं, जो क्योर है वो कुदरती है, दवाई से नहीं है, दवा से नहीं क्योर हो रही, ना ही कोई वैक्सीन हुआ है, कुदरती वो रिकवर हो रहे हैं। और हमारी डेमोग्राफी के हिसाब से
हमारी परसेंटेज पाश्चात्य लोगों की परसेंटेज से बेटर है। तो वो डेमोग्राफी की वाहवाही है, ना ही केयर की वाहवाही, ना ही रिकवरी रेट की वाहवाही। भारत रिकवरी रेट पर जोर दे रहा है। कई राज्यों ने भी रिकवरी रेट पर जोर देना सीख लिया है। पंजाब में रिकवरी रेट 89% है, जो कभी केरल में हुआ करता था, जहां 90% से अधिक रिकवरी रेट थी, जो बाद में घटकर 70% पर आई और इन दिनों 55% पर है। लेकिन हम क्या रिकवरी रेट से आश्वस्त हो सकते हैं? तो फिर मैं आपको गुजरात ले जाना चाहता हूं, जहां रिकवरी रेट भारत के औसत से ज्यादा है। तो क्या हम मान लेंगे कि गुजरात या अहमदाबाद में स्थितियां ठीक हैं? कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। गुजरात में रिकवरी रेट 49.6% है, लेकिन यहां मृत्यु दर 6.17% है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत मृत्यु दर 2.86% है, यानी गुजरात में मृत्यु दर डबल से भी ज्यादा है। गुजरात हाईकोर्ट को 11 आदेश जारी करने पड़े कि सरकार सतर्क रहे और सिविल अस्पतालों में लापरवाही ना हो। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 50% मौत हुई है। इस अस्पताल का भी डेथ रेट निकालना चाहिए, कितने भर्ती हुए और कितने मरे हैं। लेकिन हम ये बात वैज्ञानिक तौर पर ठीक नहीं जान पा रहे हैं कि क्यों महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 32% भी नहीं है, क्यों गुजरात में करीब 50% है और क्यों पंजाब में करीब 90% है। तो ये जो रिकवरी रेट में अंतर है, क्या हमने किसी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित प्रोटोकॉल से हासिल किया है या फिर मरीज अपने आप ठीक होता जा रहा है? ये हमें देखने की जरूरत है। अगर सब कुछ रिकवरी रेट के हिसाब से सही दिखता तो फिर मुंबई में शवदाह गृहों में अलग से कैबिनेट बनाने की जरूरत नहीं होती, वहां के लोगों को वेंटिलेटर के लिए मारामारी करने की जरूरत नहीं होती। अब यही स्थिति दिल्ली में भी पैदा हो रही है। दिल्ली से हमारे सहयोगी रविश रंजन ने यह रिपोर्ट की है कि कोविड-19 के शवों को जलाना मुश्किल हो गया है। जलाने के लिए इंतजार का समय बढ़ गया है। पहले यहां की 2 सीएनजी मशीनों में शवों का अंतिम संस्कार होता था, लेकिन अब मशीनों पर दबाव बढ़ गया है। इसलिए निगमबोध घाट सहित दिल्ली के शमशान में सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जलाने की अनुमति दी गई है। पहले सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही जलाने की अनुमति थी। यही नहीं, अब लकड़ी से चिताएं जलाई जाएंगी। निगमबोध घाट में 105 चिताओं की जगह है। इनमें से कोविड-19 के लिए 50 जगहें रिजर्व कर ली गई हैं। यह आम दिनों में 30 से 40 शव लाए जाते थे, लेकिन अब संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सब कुछ आप रिकवरी रेट और मृत्यु दर से नहीं समझ सकते। दिल्ली में मृत्यु दर कम होने के बाद भी और रिकवरी रेट 47.16% होने के बाद भी शमशानों की ये हालत हो गई है। जो भी संस्कार कराने वाले लोग हैं, वो चाहे पंडित हों यहाँ के या और दूसरे लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि कोविड संक्रमित शव को लकड़ी से न जलाया जाए। लेकिन यहाँ उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि चूँकि जो सीएनजी मशीन है वो 2 ही मशीनें हैं और हाल के दिनों में कोविड से मौत होने वाली की तादाद ज़्यादा है, तो इसी के चलते अगर वो सीएनजी मशीनों के ज़रिए जलाया जाएगा तो काफ़ी बैकलॉग होगा, यानी उतने शव नहीं जल पाएंगे। तो इसके चलते अब ये आदेश दिया गया है कि लकड़ी से भी कोरोना संक्रमित शवों को जलाया जा सकता है। कल में 18 तो हुई है निगमबोध घाट में लकड़ी से, 6 हुई है पचकुया रोड पे लकड़ी से, और पंजाबी बाग में भी हुई लकड़ी से। 3 शिवचांद लकड़ी से संस्कार हो रहे हैं इनके। अच्छा, सीएनजी इन्होंने कर रखी, खराब कर रही, क्या कर रखे हमें कुछ पता नहीं। 4 साल हो गए इसको। 6 भट्टी है, 6 भट्टी चालू होती तो लकड़ी में संस्कार करनी उल्टी पड़ती थी। अच्छा, लकड़ी में संस्कार करने से संक्रमण हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? लकड़ी में सीएनजी में तो भट्टी में बॉडी चलेगी, भट्टी बंद होगी, जो उसके कीटाणु उसमें डेड हो गए। लकड़ी में जो किट जरा से जलेगी, किट जलते ही वहाँ से तो कीटाणु फैलेंगे। जिस तरफ हवा को कीटाणु जाएंगे उसकी। अच्छा, अभी तक जो सीएनजी से होता था उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते थे? नहीं जी, उसमें भी नहीं करते थे।
इसलिए जब आप आंकड़ों को जमीन पर उतारते हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हालात नजर आते हैं। अब आप अमेरिका को ही लीजिए। अमेरिका ने अब तक 1,58,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। भारत ने अभी तक कुल 33 लाख टेस्ट ही किए हैं। लेकिन भारत में आप यूपी और बिहार की आबादी को जोड़ दें तो अमेरिका की आबादी के बराबर हो जाते हैं दोनों राज्य, 33 करोड़। और यूपी और बिहार में दोनों राज्यों को मिला दें तो एक दिन में 12,000 सैंपल भी टेस्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए आप हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से सैंपल या मानकों का चुनाव नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में भी हार्वर्ड के स्वास्थ्य विज्ञान और अर्थशास्त्रियों के 45 एक्सपर्ट के पैनल ने रिपोर्ट दी है कि जून के शुरू तक अमेरिका को हर दिन 50 लाख टेस्ट करने चाहिए और जुलाई के अंत तक हर दिन 2 करोड़ टेस्ट करने की क्षमता हो जानी चाहिए। तभी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खोला जा सकता है। इसके लिए अमेरिका में एक सरकारी टेस्टिंग बोर्ड बनाने की जरूरत है। प्रतिदिन 2 करोड़ टेस्टिंग का खर्चा महीने में $15 बिलियन आएगा, जो बाद में घटता भी जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल रोमर का भी मानना है कि अमेरिका को हर दिन 2 से 3 करोड़ टेस्ट करने चाहिए। हार्वर्ड के ही रिसर्चरों का एक और समूह है जिसका मानना है कि हर दिन 5 से 7 लाख टेस्ट तो होने ही चाहिए। FDA, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व प्रमुख का मानना है कि अमेरिका को हर दिन 30 लाख टेस्ट करने चाहिए। भारत इस वक्त 1 लाख पिछले 10 दिनों से टेस्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका में देखें तो 5 लाख से लेकर 30 लाख और 30 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के टेस्ट किए जाने की राय सरकार को दी जा रही है। टेस्टिंग को लेकर भी 2 तरह की राय है। एक राय यह है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी आबादी की पूरी आबादी का टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक राय उतनी ही मजबूत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट करने की क्षमता होगी, तभी आप जान पाएंगे कि इस महामारी के खिलाफ आप लड़ाई में कहां तक पहुंचे हैं। भारत में विपक्ष टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल कर रहा है कि 10 लाख की आबादी पर भारत दुनिया में बहुत कम टेस्ट कर रहा है। यही नहीं, गुजरात में खबरें आई, अहमदाबाद मिरर ने छापी है कि कई ऐसे मरीज जो वेंटिलेटर पर हैं सैंपल दे चुके हैं और टेस्ट का रिजल्ट आने में 5-5 दिन का वक्त लग रहा है। गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में टेस्ट के आंकड़े को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सख्ती के बाद सफदरजंग अस्पताल को कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा जारी करना पड़ा। आखिर अस्पताल ने 52 मौतों की रिपोर्ट दिल्ली सरकार की डेथ ऑडिट कमेटी को क्यों नहीं भेजी थी, जबकि इसके पहले अस्पताल सिर्फ 4 मौतों की बात कर रहा था। 7 मई को दिल्ली सरकार ने मरने वालों की संख्या 66 बताई थी। उस दिन दिल्ली के 5 अस्पतालों में मरने वालों की संख्या 116 थी। इंडियन एक्सप्रेस से लेकर कई अखबारों ने इसकी रिपोर्ट की थी। तो आप सोचिए कि दिल्ली में एक अस्पताल है सफदरजंग, जो केंद्र का अस्पताल है, वो 50 से अधिक मौतों की रिपोर्ट दिल्ली सरकार को नहीं दे रहा है। दिल्ली सरकार जो अपनी तरफ से आंकड़े दे रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने ही एक बार सवाल उठा दिया कि दिल्ली में मरने वालों की वास्तविक संख्या 600 के करीब है, जबकि दिल्ली सरकार 194 ही बता रही है। ये 21 मई की बात है। इस हिसाब से तो केंद्र सरकार भी गलत आंकड़े बता रही है मृत्यु दर को लेकर या मरने वालों की संख्या को लेकर। केंद्र ने बंगाल पर भी डेटा छिपाने का आरोप लगाया है। तो यहां पर राज्य केंद्र पर, केंद्र राज्य पर, राज्य आपस में आरोप लगा चुके हैं। तो बताएं कि क्या बगैर प्रश्नों के इन डेटा को आप स्वीकार कर सकते हैं? करेंगे तो गलती कर जाएंगे। गुजरात जो पहले बता रहा था कि कोविड से मरने वालों की संख्या कितनी है, ऐसे मरीज जिन्हें कोविड और दूसरी बीमारियां थी उनकी संख्या कितनी है, मगर 26 मई के बाद से गुजरात सरकार ने अपने प्रेस रिलीज में दोनों आंकड़े ही बताने बंद कर दिए। महाराष्ट्र ने भी कोविड और अन्य बीमारियों की गिनती के नियम बदल दिए।
वायर में मुराद बाणाजी ने रिपोर्ट की है कि इससे एक महीने में मरने वालों की संख्या 1200 कम हो गई। इंडिया स्पेंड में अपनी रिपोर्ट में अनुभूयन ने दिखाया है कि मार्च और शुरुआती अप्रैल तक रोजाना जितने लोग टेस्ट किए गए उनकी तुलना में 890 अधिक सैंपल ही टेस्ट हुए, जबकि एक आदमी को नेगेटिव बताने के लिए एक से ज्यादा बार टेस्ट करना पड़ता है। तो ये कैसे हो सकता है? जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है? बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। पहली बात राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं। 142 करोड़ की आबादी, 15 देशों की कुल दुखद मृत्यु 3,43,562। भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद जिस आधार पर दलील दे रहे हैं उसमें बहुत समस्या है। आप कई देशों की आबादी को जोड़कर भारत की आबादी के सामने रखकर आप अपने आप को महान नहीं बता सकते हैं। हर देश की अलग अलग समस्या है, परिस्थितियां हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा तरीका ये माना जाता है कि जितने भी टेस्ट रिपोर्ट किए गए हैं उसमें से मरने वालों की संख्या कितनी है वो बेहतर आंकड़ा है। ये आबादी वाले आंकड़े की तुलना में मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये और बात है कि उस डेटा पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो ये जो डेटा है इसको लेकर राजनीति अब खेलने लगी है और हम सब के लिए नया अनुभव है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही इक्के दुक्के लोग हैं जो इस डेटा को अपने स्तर पर पकड़ सकते हैं, और टीवी स्क्रीन पर ये डेटा इतनी तेजी से बदलते हैं कि आप समझते हुए भी नहीं समझ पाते, आपका ध्यान पूरी तरह से नहीं टिक पाता है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हमने भी जो रविशंकर प्रसाद ने डेटा दिया है वर्ल्ड मीटर के हिसाब से, उसमें से हमने 14 देशों का चुनाव किया और देखा कि उनकी बातों में कितना दम है। इन 14 सबसे प्रभावित देशों में 10 लाख की आबादी पर औसत टेस्टिंग 33,720 हो रही है। भारत में 10 लाख की आबादी पर 2,439 हो रही है। 33,000 के सामने 2,439 कुछ भी नहीं। इन 14 देशों में मैक्सिको और उसके बाद भारत सबसे कम टेस्ट कर रहा है। इन 14 देशों के भीतर भी स्पेन में 10 लाख की आबादी पर 76,000 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं, तो अमेरिका में 10 लाख की आबादी पर 47,988 टेस्ट किए जा रहे हैं। अब ब्राजील का उदाहरण लें। यहां पर भारत के मुकाबले बहुत कम टेस्ट किए जा रहे हैं, कोई 4100, लेकिन ब्राजील में मरने वाले लोगों की संख्या 25,000 से अधिक हो गई है और वहां कोविड-19 की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। मतलब हम अभी भी ठोस तरीके से नहीं जान पाए हैं जिससे वैज्ञानिक आधार पर बता सकें कि क्यों कहीं पर कम लोग मर रहे हैं, क्यों कहीं पर ज़्यादा लोग मर रहे हैं। अभी इन कारणों को लेकर रिसर्च हो रहे हैं, क्यों कहीं पर ज़्यादा लोग ठीक हो जा रहे हैं, कहीं पर कम लोग ठीक हो रहे हैं, ज़्यादा वक्त ले रहे हैं ठीक होने में। इसका अभी जो देखने की चीज़ ये है, हमें ये देखना चाहिए कि संक्रमण कितनी तेज़ी से फैल रहा है और इसके फैलने की गति में कितनी कमी आई है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो कई पैमाने आपको नजर आए सिर्फ एक पैमाने की तुलना में। अक्सर भारत दुनिया के जिन 15 देशों से अपनी तुलना कर रहा है उनमें से ज़्यादातर
यूरोप के देश हैं, अमेरिका है और समृद्ध देश हैं। लेकिन दीपांकर बासु और प्रियंका श्रीवास्तव का मानना है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ तुलना करनी चाहिए, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, क्योंकि ये एक मिलता जुलता जलवायु का क्षेत्र है, आबादी भी यहाँ पर ज़्यादा है। और इन 4 देशों में अगर आप औसत निकालें तो अब 50 से अधिक दिन हो चुके हैं हर देश में कोरोना को दस्तक दिए हुए। जबकि श्रीलंका में पहला केस 27 जनवरी को आया, उसके 3 दिन बाद भारत में आया, पाकिस्तान में 26 फरवरी को आया और बांग्लादेश में 18 मार्च को आया। तो दीपांकर बसु और प्रियंका ने एक औसत समय निकाला, 54 दिनों में देखने का प्रयास किया है कि कितने केस रिपोर्ट हुए और कितने लोगों की मौत हुई। इसे केस फैटेलिटी रेट कहते हैं। और इसके आधार पर इन्होंने पाया कि इन 4 देशों में भारत जो है 54वें दिन सबसे अधिक मृत्यु दर है, यहाँ पर 3.25%। श्रीलंका में सबसे कम है 1.04%, पाकिस्तान में 2.25% है और बांग्लादेश में 1.41% है। तो क्या अगर हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ तुलना करें तो कोई नया नजरिया मिलता है जब हम यूरोप या अमेरिका से तुलना करते हैं, उससे अलग? ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दीपांकर बासु से। तो क्या भारत की तुलना यूरोप या अमेरिका या जापान या और देशों से करने के बजाय अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से करें तो क्या हमें बेहतर समझ मिलती है? इस पर इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है प्रियंका श्रीवास्तव और दीपांकर बासु ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में दीपांकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। दीपांकर हमारे साथ हैं। दीपांकर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि उन देशों से सरकार 15 देशों में जो जोड़ती है वो काफ़ी समृद्ध देश हैं जिनसे तुलना करती है, क्यों आप जोर दे रहे हैं कि बेहतर समझ मिलेगी तब जब हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से तुलना करेंगे? तो हमने ये स्टडी किया अभी कि हिंदुस्तान की तुलना हम अपने दूसरे दक्षिण एशियाई देशों से करते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे देश और दक्षिण एशिया के अलग देशों में बहुत समानताएं हैं। 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट समानताएं मैं बताता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण को समझने में एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर यानी उम्र संरचना। तो हमारे भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और इवन श्रीलंका का पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ ये शोध हो रहा है कि बीसीजी वैक्सीन जिन देशों में टीका दिया जाता है वहां पे शायद उसका कोई असर हो। तो इस तरीके से अगर देखें तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका इस बीसीजी में समान है, टीका दिया जाता है, जबकि यूरोपीय देशों में नहीं दिया जाता है। और तीसरी बात है कि हमारा देश का इकोनॉमिक ढांचा भी काफी सिमिलर है। तो इन 3 कारणों के लिए हम समझते हैं कि हमारा कंपैरिजन हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से करें, ना कि यूरोप और अमेरिका से करें। पर दीपांकर, जैसे डेटा की विश्वसनीयता का सवाल है, वो भारत पे भी सवाल उठ रहे हैं, ज़रूर पाकिस्तान के डेटा पे भी सवाल उठेंगे, ये चुनौती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन देशों में कौन बेहतर कर रहा है? जैसे आपने लिखा है कि मृत्यु दर के मामले में श्रीलंका कहीं ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर लोग कम मर रहे हैं जो मरीज सामने आए हैं, जिसे आप केस फैटेलिटी रेट कहते हैं, भारत में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? तो हमने 2 तरीकों का मेजर्स को देखा इन देशों को की तुलना करने के लिए। एक तो कितना केस हो रहा है और दूसरा कि केस होने पे कितने लोग मर रहे हैं, जिसको हम मृत्यु दर कहते हैं। तो हम पहले जब केस को देखते हैं तो इंडिया का केस का नंबर इन चारों देशों से बहुत ज्यादा है।
बट इसका कारण एक ये हो सकता है कि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए हम पॉपुलेशन को जब मद्देनजर रखते हैं तो इंडिया का केस बांग्लादेश और पाकिस्तान से कम आता है, बट श्रीलंका से ज्यादा आता है। पर हम जब मृत्यु दर की ओर देखते हैं तब हम देखते हैं कि इंडिया का मृत्यु दर इन तीनों देशों से ज्यादा है। तो ना ही श्रीलंका से ज्यादा है, बट पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। पर आपके अपने रिसर्च में ये बात समझ में आती है कि कौन देश ज्यादा बेहतर कर रहा है? क्या श्रीलंका बेहतर कर रहा है, उसके पास कुछ अलग रणनीति है? हाँ। क्या बांग्लादेश के पास अलग रणनीति है, और भारत के पास जो रणनीति है उसमें क्या खूबियां हैं? तो हमारी स्टडी से जो निकल के आता है वो ये कि श्रीलंका हम सारे देशों में सबसे बेहतर कोविड से डील कर रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि श्रीलंका का गवर्नमेंट ने इस संक्रमण को बहुत शुरू से ही बहुत सीरियसली लिया, और पहला केस रिपोर्ट होने के पहले से ही उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू कर दिया, क्वारंटाइन फैसिलिटीज बनाना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये कि श्रीलंका का हेल्थ केयर सिस्टम हम बाकी देशों से इंडिया के तुलना में भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहाँ की सरकार हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, और वो बहुत ज़्यादा पब्लिक ओरिएंटेड है, प्राइवेटाइज्ड हेल्थ केयर नहीं है, जिसके चलते पॉपुलेशन को बहुत आसानी से हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलता है। और तीसरी बात यह है कि श्रीलंका का गवर्नमेंट ने अपने पॉपुलेशन से कम्युनिकेट किया, तो बार बार ये समझाने की कोशिश की कि ये कितना सीरियस बीमारी है और क्यों हमें अलग अलग तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की ज़रूरत है। तो पॉपुलेशन गवर्नमेंट के साथ है। ये हम केरला में भी देखे हैं। इंडिया का जो एक स्टेट सबसे बेहतर तरीके से डील किया है। बांग्लादेश का जो इशू है, वहाँ पे हमें ये लगता है कि बांग्लादेश में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो पिछले कई सालों से काम कर रही है, और गरीब और पिछड़े लोगों के अंदर तरह तरह के काम कर रही है। हमें ये लगता है कि बांग्लादेश में जो डेथ रेट कम है उसका कारण ये है कि पॉपुलेशन में सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट मिल के काम कर रही है। तो इसको जब हम इंडिया से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट ने इनिशियली इस रिस्क को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, बहुत देर तक कोई ठोस पॉलिसी नहीं रहा। हमें लगता है कि वो एक कारण है जिसके चलते हमारे देश में इतना ज़्यादा केसेस हैं और उसका डेथ रेट भी ज़्यादा है। पर दीपांकर, एक बात मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप अमेरिका में हैं, कि कई बार यहाँ लोग उदाहरण दिया जाता है कि यहाँ आप कुछ भी कर ले, आबादी बहुत ज़्यादा है तो वो कम पड़ जा रहा है, और जिन देशों के पास सब कुछ है, हेल्थ फैसिलिटी है, सब चीज़ है, अमेरिका है, वहाँ भी देख लीजिए इतना बुरा हाल है, तो उसकी तुलना में हमारा हाल ठीक है। क्या इस तरह के व्यवहारिक तुलनाओं से कोई समझ, साइंटिफिक समझ बनती है, वैज्ञानिक समझ? हमें लगता है कि इस तरह का कंपैरिजन या तुलना करना ठीक नहीं है। अभी ये देखा गया है कि कोविड का जो अलग अलग देशों में फैलाव है उसका गति बहुत अलग है, और हम अभी तक पूरी तरह से नहीं जानते हैं क्यों ये हो रहा है। बट एक फैक्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है वो है पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। सो यूरोप की देश या अमेरिका जो काफ़ी समृद्ध देश है, वहाँ पे पॉपुलेशन में बूढ़े लोगों का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, और हम ये अभी तक जानते हैं कि कोविड-19 में मृत्यु दर बूढ़े लोगों का ज़्यादा होता है। तो ये हो ही सकता है कि इंडिया और यूरोप के देशों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बूढ़े लोगों का प्रोपोर्शन बहुत कम है। इसीलिए हम अपने स्टडी में ये बार बार कह रहे हैं कि हमें कंपैरिजन हमारे नज़दीकी देशों से करना चाहिए, जिसका एज स्ट्रक्चर हम देशों से बहुत सिमिलर है।
एक आखिरी सवाल दीपांकर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे अमेरिका में डेटा का क्या सिस्टम है? क्या जो सरकार देती है वही मीडिया रिपीट करता है, आप लोग रिपीट करते हैं, या और दूसरी तरह से उसको चैलेंज किया जाता है और स्वतंत्र एजेंसियां हैं डेटा को कलेक्ट करने की, उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी डेटा को लेके थोड़ा सवालें उठी है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट शुरू में डेटा नहीं दे रही थी, पर यूनाइटेड स्टेट्स में मीडिया और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और तरह तरह के बॉडीज हैं जो इसको स्क्रूटिनाइज करके इसको उठाए, और पिछले दिनों में मेरे ख्याल से डेटा का क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। तो इंडिया में भी हमें चाहिए कि गवर्नमेंट जो डेटा देती है उसको मीडिया और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स उसको स्क्रूटिनाइज करें और सवाल उठाएं जब ये लगे कि डेटा का क्वालिटी खराब है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर बासु हमसे बात करने के लिए। तो इनकी दलील यही है कि बहुत दूर जो हम तुलना करते हैं, कई बार अपने आस पड़ोस भी देख लेना चाहिए, अपने राज्य के भीतर भी देख लेना चाहिए कि कौन क्या अच्छा कर रहा है। ये महामारी अभी गई नहीं है, इसे अभी जीता नहीं गया है। 21 दिनों में जीतने का दावा किया गया था। तो इस तरह की बातों से, चोचलेबाजियों से चीज़ें हासिल होती नहीं हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे सिर्फ आप वैज्ञानिक अध्ययनों से, रणनीतियों से ही इसे जीत सकते हैं। जीतने की स्थिति में अभी कोई पहुंचा नहीं है। तो इसलिए अपनी सतर्कता का जो स्तर है उसमें ढीलापन मत लाइएगा, वरना धोखा हो जाएगा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।